साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे को चेन्नई से या मतलब देश के कोने कोने से जब मेरे पास समाचार आते हैं या गालियाँ आती है या कुछ भी आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि काम सही हो रहा है, क्योंकि इसमें वही आदमी मुझे बख्शेगा कि जिसको या तो थोड़ी बहुत समझ होगी या उसको सच सहन करने की शक्ति होगी। दोस्तों, मेरे मंथन के कई वीडियो के अंदर मैंने तो किसी को नहीं बख्शा है, चाहे वो हमारे अपने यूट्यूबर हो तो उनको भी बोला है, या हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको भी हमने नहीं बख्शा है, उनको भी बोला है कि आपको बोलना अनिवार्य है, बोलना चाहिए, या किसी को भी, या जो कुछ भी हो। लेकिन हमने जो चीज़ है मंथन करने वाली कि ये गलत है तो गलत है, और वो डिसाइड करने वाले हमारे दर्शक है। साथ में मैं पीछे क्लिप लगाता हूँ ताकि वो उसका एविडेंस बने कि ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले हम आज लेते हैं OROP 3 को। अभी फिर हमारे लोग भूत बन के जाग गए हैं और कुकुर मुत्ते की तरह एक से बढ़कर एक, क्योंकि ये OROP ने ही समझो कि सैनिक यूट्यूबर इतने पैदा कर दिए कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, और हम लोग भी उनके पीछे हैं। अभी OROP 3 के लिए चंडीगढ़ ब्रांच का हाई कोर्ट का एक फैसले को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने MOD को बोला है, लेकिन जो उसका मैंने पीछे वीडियो दिया है, आप सब सुन लेना, वो सिर्फ अधिकारियों के लिए है, उसमें जेशु जुवार का कुछ नहीं है। पहले तो हो गया ये, और वो भी किस बेस के ऊपर है? 1 मैन जुडिशली कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर वो बोल रहे हैं हमारे को पेंशन मिलनी चाहिए और 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। वो मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी है वो उनका है, लेकिन उसमें जेशु जुवार नहीं है। फिर आता है कि यार संसद में 26 तारीख को प्रश्न पूछा, 3 प्रश्न पूछे, 1 उत्तर दिया। उसमें एक शब्द पहले ही आता है प्रपोजल। यार प्रपोजल शब्द को आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी OROP 3 स्वीकार नहीं की गई है। एक प्रपोजल जो गया है MOD से, 7th पे कमीशन की CPC सेल से, उसको उन्होंने स्वीकार किया है सरकार ने, और साथ में ही हमारे CDS साहब ने कह दिया कि उसके अंदर भी एनोमली थी, इसलिए वो PMO को चला गया। अब क्या कुछ पता नहीं है। फिर लोग पता नहीं कहाँ का बिंदिया घुमाते हैं, ऐसे गोल घुमाते हैं, लोग सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा जानकार है। जब आप उस पूरी लाइन को पढ़ते हैं तो पहली बात तो वहीं आ जाता है कि दैट इज द प्रपोजल। अब क्या मिलना है, कैसे मिलना है, क्या खाका होगा, क्या नहीं होगा, कितना बजट होगा, किस तरह होगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो प्रपोजल के बाद में तय होता है। आपने प्रपोजल भेज दिया, सरकार क्या करेगी वो सरकार बाद में बताएगी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, उसके अंदर एक चीज़ और बहुत ही गहरी कही गई है, जो कि समझने वाला समझ सकता है कि उन्होंने क्या कहा कि जो एरियर है वो 1 साल में दिया जाएगा। यानी कि जब ये प्रपोजल स्वीकृत हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, जो एरियर है वो 1 साल दिया जाएगा। अगर उसके अंदर दिस ईयर जोड़ दिया जाता, दिस ईयर, तो समझो कि इस साल में हमारे को OROP 3 मिलने वाली थी। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि इस बार आपको बोला गया ना उसमें कि हम पिछले पैटर्न के हिसाब से ही 1 साल में एरियर देंगे। कौन से साल में देंगे वो नहीं बोला है, और न दिस ईयर बोला है, न तो आगे का कोई साल बोला है, न दिस ईयर बोला है। तो आप इतना तो समझ जाइए ना कि सरकार OROP आपको देगी। कब देगी पता नहीं है, कितनी देगी पता नहीं है, क्या देगी पता नहीं है। और बाकी बिल्कुल उत्तर देख के मामला साफ हो गया है कि दिस ईयर तो है नहीं तो आज रक्षा राज्य मंत्री सेठ साहब पक्का दिस लगाते उसके अंदर, दिस ईयर एंड कर देते। अरे कि वो मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो वो तो जब मैं बजट वाले चीज़ में वीडियो मैंने बोल दिया कि भाई OROP इस साल नहीं है। अब आप जितना वीडियो देखना है आप देखिए। अब आते हैं कि अग्निपथ के ऊपर सरकार बहुत बैकफुट पे आ चुकी है। इतनी बैकफुट आ चुकी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को आगे आके ये पूरा का पूरा ठीकरा, पूरा इल्जाम सेना के माथे के ऊपर मत्थे मरना पड़ा।
और सेना के अधिकारी अब जो सर्विस में हैं उनको नौकरी करनी है, अच्छी करनी है, अच्छे एसीआर लेने हैं, सब कुछ ठीक लेना है, आगे प्रमोशन लेना है, तो उनको है जो प्रधानमंत्री की कही हुई बात को हाँ भरनी पड़ेगी। नहीं भरेंगे तो दिक्कत आएगी। जब एक छोटे से पत्रकार को उठा के सब कुछ कर सकते हैं, तो एक सैनिक जो प्रशासनिक मतलब हमारा कितना कठोर कानून है, उसमें तो 2 सेकंड लगते हैं साहब। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो हमारे सैन्य अधिकारी है वो इस सरकार के ये अग्निपथ स्कीम के टूल किट बन गए हैं। क्या बन गए हैं? टूल किट। अब वो टूल किट की तरह काम करेंगे, आप जैसा संज्ञान में लेना वैसे लो। ये तो थी मेरी वो बात। अब एक भाई ने मुझे अच्छी गाली दी है, मोहन रंजन करके कोई है साउथ का, ओम प्रकाश के साथ में साबका वाले मिलके और जंतर मंतर में धरना तोड़ने वाला है। मोहन रंजन मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। मैं अपना मंथन करता हूँ, मेरे बहुत कम व्यूवर है, बहुत कम व्यूवर है, वीडियो चला जाता है। और दूसरा, आज मैं खुलासा कर देता हूँ कि मेरा वीडियो चैनल के माध्यम से आपके पास में आता है, बाकी जो हमारा क्रोम है, क्रोम के लिंक के थ्रू भी वीडियो को आगे भेजा जा सकता है। और वो एक अलग टेक्निक है जिसको उपयोग करके मैं अपने वीडियो आगे तक भिजवा देता हूँ। और उसके व्यूवर चाहे किसी को मिले, किसी को मिले, जिसको भी ये टास्क दिया हुआ है उसको मेरे व्यूवर भी मिलते हैं, तो वो व्यूवर उनको मिल जाते हैं। मेरा काम हो जाता है कि मेरा वीडियो पूरे भारत में चला जाता है। तो मोहन रंजन जी, आप खूब गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कपिल और तलवार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास में आपके बहुत सीक्रेट है। और आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जब से आप किसी भी आंदोलन में, किसी संस्था में गए हैं, हर एक ने आपको किक आउट किया। आपके बारे में मैं इतने जानता हूं, हर किसी भी संस्था ने किक आउट किया है। लास्ट में आप अर्जुन सिंह के शरण में गए थे जयपुर, उनके पास रुके और अर्जुन सिंह ने आपको बोला कि क्यों ना आप अपना खुद का एक संगठन खड़ा कीजिए, आप इंटेलिजेंट है, दिमागदार है, आप है जो अपने संगठन को खड़ा कीजिए और खुद अपना कीजिए। तो आपने अपना संगठन बना लिया, आपने अपना वीडियो चैनल बना लिया, आपने अपना, कौन किसने बनवाया? अर्जुन सिंह राठौड़ ने, जिसकी रिकमेंडेशन आप ही ने सबसे पहले की थी कि उसी बंदे को एफए का अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली लेके आओ, वो आप थे। ठीक है ना? तो साहब ऐसा है कि इतनी गद्दारी भी मत करो। मैंने तो अर्जुन सिंह साहब को भी बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप जडेजा साहब मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। किया मैंने किसी को नहीं बख्शा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हम आगे आते हैं। कपिल ने एक जवाब डाला है। एक कल पंजाब के अंदर मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर लिखित रूप में उनको, कपिल को और तलवार को, दोनों को बाहर किया गया। और जो भी उनका, मैं खुद का अपना जो साबका संघर्ष कमेटी का जॉइंट अपना जो भी वो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के अंदर ये मसूदा पास किया गया। पीछे जितने भी पंजाब के जिला अध्यक्ष है सैनिकों के, उन सभी के सिग्नेचर करके उनको आउट कर दिया। और जो पहले कपिल साहब ने और सरजी साहब ने मिलकर यूथ विंग बनाया था, उनका खंडित करके वो भी ख़त्म कर दिया। अब बात यह है कि उन्होंने, कपिल जी ने फिर अपनी ही तरफ से एक पोस्ट डाल के, लिख के ऊपर हमारे सूबेदार मित्र सुखदेव साहब का एक वीडियो डालकर उन्हीं की भाषा में ऐसे लिखा कि जैसे कि ये सुखदेव साहब लिख रहे हैं और अपना नाम नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अब हम तो भाई को जानते हैं अच्छी तरह से, भाई की शैली को जानते हैं, भाई की भाषा को जानते हैं, भाई के शब्द को जानते हैं। अब मेरे से अच्छा तो जानने का ही कौन, क्योंकि भाई तेरी बहुत कुछ सुनी है ना, तुम्हारी, मोहन रंजन की, उनकी जितनी गालियां मैंने सुनी है शायद किसी और ने नहीं सुनी है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी आप मुझे गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने जो वापस जवाब दिया है वो पीछे क्लिप में है, मैं दर्शकों से हाथ जोड़ूंगा, उस क्लिप तो जरूर पहुंचे। और मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं देता हूं। मैंने जहां जिसने भी, चाहे वो कोई भी हो,
मैंने उनको भी क्रिटिसाइज किया, जैसे अभी मैंने इशारों में बताया ना ORP 3 के बारे में, गोल लगाने वाला। तो मैंने अब उसके अंदर वो बात मैं लोकेंद्र साहब के लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उसमें उस लाइन को समझ लेते तो एक लाइन और ऐड कर भी, इसमें दिस ईयर होता तो ये मतलब कि हमारे को अभी मिलने वाला था। ऐसे ही वो पाठशाला कूद कूद के बता रहा है, तो अगर वो उस लाइन का सही मीनिंग निकाल लेते तो आपको समझ में आता कि ये अभी हमारे पास में ORP को नाम से नहीं है। तो मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दूँ, ये मेरा बंदा है या किसका बंदा है, जो मुझे मेरी आत्मा में ठीक लगता है मैं कह देता हूँ। और वो साहब लोगों का जब आता है तो मैं उनको सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी साहब ये चीज़ थी और वो इस हिसाब से हुआ है। अभी मैं आपको सभी से कहना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह साहब से मैंने सुबह बात किया, उन्होंने सारी की सारी चीज़ मतलब अच्छी तरह से समझाई कि साहब इसमें बहुत कुछ झोल हुआ है और झोल इतना ज़्यादा हुआ है। और उसने बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि मैं 30 तारीख को आउट हो गया वहाँ से, 30 मार्च को, और 5 अप्रैल तक अगर मान लो वहाँ रसीदें कटी है और फर्जी बुक में कटी है तो वो 5 दिन का पैसा गया कहाँ। अगर वो मैंने 2.25 लाख रुपए के चेक घोषल के खाते में जमा कराए हैं जो इनके जो है वो कहाँ गया, वो उसने भी मेरी तरह किसी को बख्शा नहीं है, गए कहाँ। जो मैं 6 लाख रुपए दे के आया उसको अपना क्या नाम है अपना एयरफोर्स के भाई साहब, अब नाम नहीं कुछ निकल गया दिमाग से, तलवार, तो वो तलवार के साहब तक गया कहाँ। वो कहने का मतलब ये कि उन्होंने बोला साहब आप जो पूरे हिंदुस्तान के कोई भी संगठन अगर मेरे से बात करना चाहता है तो मैं अपना गुरु ग्रंथ साहिब के साथ ऊपर हाथ रख के हर चीज़ सही बोलूँगा, सही के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, मुझे मेरे सैनिकों से लेना है। मैं आ गया, उसके बाद तुमने क्या 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 नहीं है सब कुछ मेरे पास में। तो मतलब ये हमारे सुखदेव साहब के नंबर जो है वो आप लोगों को मैं 2 बार बोलता हूँ, जिसको चाहिए वो बात कर सकता है। 9814356763 9814356763 ये सुखदेव साहब SM साहब का नंबर है, जिन्होंने 20 से लेके और 30 मार्च तक, 20 फरवरी से लेके 30 मार्च तक एक एक पैसा का हिसाब था अपने पास था और किस तरह से वो आगे देते थे। जो भी उनसे क्लैरिफिकेशन लेना है इस नंबर पे आप फ़ोन करके ले सकते हो, वो आपको जवाब देंगे। बाकी आप आगे के वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, एक वीडियो आज अभी हमारे जो अपना वॉइस का साहब ने जारी किया है, वॉइस के चेयरमैन भी है और वो यूनाइटेड फ्रंट के भी है, वीर बहादुर सिंह साहब ने, उन्होंने 3 मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा उठाया है कि भाई ऑफिसर कोर्ट में क्यों आते हैं। तो चलो अच्छी बात है, वो प्रधानमंत्री को लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे और वो उनका जवाब भी देंगे, लेकिन मैं उनको जवाब दे देता हूँ कि साहब वो अधिकारी इसलिए आते हैं कि आपको MSP ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि वो सरकार के टूल किट है, जो मैंने पहले बोला है, वो सरकार के टूल किट है, इसलिए वो आते हैं। आप अच्छा काम करें, करिए। दूसरा आपने बोला कि मैं चाहता हूँ कि FT है जो कानून के मंत्रालय के अंदर आए। साहब आपने बोला कि वो वित्त मंत्रालय के अंदर है, मैं आपको बोलता हूँ वो किसी मंत्रालय में नहीं है। वो संसद के द्वारा 2005 के अंदर सितंबर में एक प्रपोजल रखा गया था सेना के 3 अंगों के द्वारा, और उसमें 2005 से लेकर वो चलते चलते 2007 के अंदर FT का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो कानून है जो पारित हुआ और राष्ट्रपति ने FT का उद्घाटन किया और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी उसका सब्जेक्ट का पैरामीटर दिया, और उसके अंदर आर्मी की बाउंड्री से बाहर का कुछ नहीं है। और इसमें साथ में ये भी कहा गया कि सिविल न्यायालय कोई भी FT में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और FT का कोई भी गलत फैसला हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चैलेंज होगा। कहने का मतलब ये था कि JCO जवान को अच्छी तरह से और पैकअप करने के लिए ये FT को लाया गया ताकि आप न्यायालय तक पहुंचे ही नहीं, ठीक है ना। और अगर पहुंच भी जाए तो FT की अनुशासन के बगैर नहीं। हम लोग कई बार प्री पेटिशन पोस्ट पेटिशन का क्लाउज है FT एक्ट के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि प्री पेटिशन भेज देते हैं अटॉर्नी जनरल को, और उसके बाद में अगर वो बात नहीं बनती हमारी तो हम फिर
निर्णय के बाद में पोस्ट पिटीशन भेज के और फिर हम हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई कि जितने भी जो जैक ब्रांच के हमारे अधिकारी लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ मिलिट्री लॉ कर रखा है। अब सिविल के अंदर क्या, जब हम काम करते हैं तो भाई साहब आपको सिविल लॉ की डिग्री भी चाहिए और आर्मी की भी चाहिए, तब आप आर्मी का भी केस ले सकते हो, सिविल का भी ले सकते हो। दूसरा, अगर सिविल लॉ आपने नहीं किया है तो आर्मी लॉ के अंदर सारे के सारे सिविल लॉ जो अटैच्ड है, जो कई एक्ट है जो हमें लेने पड़ते हैं, तो वो आपके मिलिट्री लॉ में नहीं है। तो जब आप सिविल लॉ नहीं करोगे तो वो करोगे कैसे? तो ये देखो, एक तो जनरल साहब को एडम मेंबर बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है वो, यानी कि एक पोस्ट खुल गई जनरल साहब की, 1 साल 2 साल जो भी उनका टर्नओवर है। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, उनको भी रीएम्प्लॉयमेंट मिल गया। और साथ में जितना भी आपके एफटी के जो जैक ब्रांच के जज एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के जो जितने भी हमारे जैक के जो साहिबान पेंशन आए हैं, जो वकालत फौज में करते हैं, हमारे को जैक ब्रांच का रेप होता है हर कोर्ट मार्शल में, जीसीएम में, डीसीएम में, तो उनका सभी ने अपना मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल बनते फटाक से छोड़ के एफटी में आ जाते हैं, क्योंकि सारे केस अभी एफटी में चल रहे हैं। उनको वहाँ तनख्वाह से ज़्यादा वो एक केस में कमा लेंगे। समझे मेरी बात को? तो ये एक था घोटम घोटाला, जिसको हमारे साहब बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर लो। तो साहब चंद्रचूड़ साहब ने कलकत्ता के उस केस को उठा के लिया था कि भाई इसको आपने बनाया तो है, लेकिन इसका तो कोई एथेंटिक अथॉरिटी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का। उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का चल रहा है, आप भी बीच में घुस जाओ, बहुत अच्छी बात है। अब वो सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में हमारे वीर बहादुर साहब बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और मेरा उनसे निवेदन यही है कि साहब आप आंदोलन करिए, अच्छी बात है, हम आपके साथ में, लेकिन आप करेंगे किन मुद्दों का? जो मुद्दे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं उनकी जवाबदारी अभी सरकार की नहीं है। सरकार के पास में एक लाइन है, मुद्दा अंडर जुरिडिक्शन में, न्यायालय में, बस। तो आप कौन से मुद्दे लेके जाएंगे उस आंदोलन के अंदर? मेरे तो समझ से बाहर है। क्यों कि जो हमारी 13-14 प्रायोरिटी के जितने भी थे हमारे, एक भी मतलब कोई भी मुद्दा, चाहे वीर बहादुर साहब हो, चाहे हमारे मेजर जनरल साहब हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे कोई और इंडिविजुअल हो, मतलब वो सारे एयरफोर्स का ग्रुप हो, वो सारे के सारे कोर्ट में चले गए हैं। और जब कोर्ट में चले गए तो सरकार अभी फ्री है, बिल्कुल आपकी तरफ से, आपकी हर तरफ से फ्री है। सरकार को आपने आराम दे दिया। हाँ, आंदोलन होता है सीधा ही, जिसके अंदर कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं है, और सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। जैसे किसानों के कानून थे, ड्राइवरों के थे, वो कोर्ट में नहीं गए, सीधे सरकार को दबोचा, गला पकड़ा, सरकार सीधी हो गई, ठीक है ना। या पहलवानों के थे, जो भी थे, जो सरकार में प्रेशर तब बनेगा। अब सरकार के पास में है वो। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, आगे क्लिपें भी है तो आप देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन सोसाइटी एक बहुत बड़ा सम्मेलन, रैली या जो नाम दे दीजिए, दिल्ली में सितंबर 1 या 2 वीक में करेगी। हम लोग जो मुद्दे उठा के चल रहे हैं उसके सेटलमेंट तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, चाहे वार्षिक हो या सामाजिक हो। हमारी लड़ाई जेसीओ जवान के कल्याण के लिए है। तो जब तक अपने लक्ष्य को हम लोग पा नहीं लेते, लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। तो मैं आपको इनफॉर्मली आज बता रहा हूं कि सितंबर 1 या 2 वीक में संडे को हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे नई दिल्ली के अंदर। प्रयास है सेंट्रल दिल्ली के अंदर हो। जगह देखी जा रही है, उसकी बुकिंग कराई जा रही है। बस आपको सूचना एडवांस में देना था, वो मैंने दे दिया। जय हिंद, जय भारत।
साथियों, कल ये पंजाब में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का 4 मिनट का वीडियो वायरल हुआ है, जो आपके पास में सब आ जाएगा। नहीं तो इसके अंदर जो यूट्यूब पर लिंक दिया हुआ है, आप सब देख रहे हो, इस लिंक को आप या गद्दारों को बाहर निकालो। साबका सैनिक संघर्ष समिति के गद्दारों को बाहर दिखाया गया रास्ता। तो ये 4 मिनट का ही वीडियो है। इसके अंदर उन लोगों ने अपना सब मिलके, सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, और इन 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला है। और बाहर निकालने के बाद में इन्होंने सबका प्रस्ताव लिखित रूप में टाइपिंग करके स्टैम्प के ऊपर, और फिर उसके दूसरी तरफ सभी के सभी जितना जिला अध्यक्ष है सभी के उस पर साइन लिया गया है। अब ये 2 बंदे मतलब साबका संघर्ष कमेटी के तो नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि अभी तक बहुत कुछ चीज़ें बाकी पड़ी है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि कल की मीटिंग में ये हुआ है। क्योंकि दूसरी तरफ कपिल ने भी अपनी एक शैली में लिख के और दूसरे ग्रुप में डाला है, और जिसका ओपिनियन मेरे वीडियो में आगे आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये मैंने एक उदाहरण लिया है कि प्रपोजल का मेन मीनिंग क्या है। मूल प्रस्ताव किसी ऐसी विषय के संदर्भ में उपस्थित किया गया एक स्वतःपूर्ण प्रस्ताव होता है जो प्रस्तावकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है। उदाहरण गुफा बनाना या उसका सुझाव देना, उदाहरण अपनी भावनाओं का प्रस्ताव करना। तो ये जो हमारी OROP 3 है, जिसका जो मेन प्रस्तावकर्ता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन है? हमारी 7th CPC। और 7th CPC में कौन सा दस्तावेज है? जो हमारा 7/11/2015 की पॉलिसी, जो केंद्र सरकार के द्वारा OROP लागू की गई है। OROP का मेन जो अथॉरिटी है वो केंद्र सरकार की वो पॉलिसी जो 7/11/2015 को प्रस्तावित होने के बाद मंजूर की गई, और जिसके तहत हमारे को OROP 1, OROP 2 मिला, और OROP 3 के अंदर भी इन्हीं के आधार के ऊपर ये प्रस्ताव भेजा गया है। अब प्रस्ताव होता है, ठीक है ना। उसके बाद में कई पड़ाव होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको सबको पता है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने एक दिन एक बैठक के अंदर एड्रेस किया था कि जो प्रस्ताव गया है उसके अंदर एनोमली है, और उस एनोमली को भेजा गया है PMO के अंदर। PMO में क्या हुआ है उसके बाद में अभी तक वापस नहीं आया। अब मैं उसके बाद में आता हूँ आगे, जो वीडियो में आप देखेंगे, लेकिन ये आप सभी के लिए वीडियो था। साथियों, ये कपिल सलालिन ने एक पोस्ट डाली थी, और उस पोस्ट में हेडिंग था, पूर्व सैनिकों को जायज़ मांगों पर 13 महीने जंतर मंतर दिल्ली में चला आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र को सुभद्रा राठौड़ के साथ मिलकर रचने वालों का, ऐसा हेडिंग करके उसने लंबी चौड़ी पोस्ट डाली थी। और वो पोस्ट डाली किसके नाम से थी? किसी और के नाम से। यानी कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, और मैं वीडियो लंबा हो जाने से वो लंबी पोस्ट नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन आप तक वो पोस्ट पहुँच जाएगी, किसी न किसी ग्रुप में वो आ ही जाएगी। लेकिन मैंने उसके बाद में दिन में ये पंजाब की मीटिंग हुई थी, शाम को ये हुआ, उसके अंदर उन्होंने सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह का एक छोटा सा वीडियो डाल के नीचे ये पोस्ट डाली, ताकि ये समझा जाए कि ये पोस्ट लिखने वाले सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह साहब है। लेकिन आज सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नाम लिया कि ये कपिल ने खुद नहीं डाला है। ओके, उसके बाद मैंने इन दोनों को सीधा ये लिखा है कि मैंने अभी भी ये लिखा कि ये लेख लिखने वाले को हार्दिक बधाई भाई साहब, आपको मैं पहचानता हूँ, और जो ऐसा भ्रामक आर्टिकल डालने वाला सच्चाई का दूत तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, ये सब आज साबका की मीटिंग को भटकाने के लिए है, चिंता न करें, और नाम बताने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सभी सही ट्रैक पर हो। पिछले पूरे साल दुकानों में कमाई की, और जब कमाई में दखल हुआ तो FE को तोड़ा। और देश को आप लोग सब अपना एजेंडा क्यों नहीं बताते कि हम इस बार ये जो तू ममे का जो खेल खेल रहे हैं, उसका मकसद पिछली साल की तरह एक ही है कि पूर्व सैनिकों को एकजुट और एक मंच पर नहीं आने देना है। आप लोग ये नकली लड़ाइयाँ लड़नी बंद करो। वैसे भी अब जंतर मंतर पर कोई नहीं आने वाला है, और न कोई नई दुकान खुलने वाली है। लेखक को पुनः धन्यवाद। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो।
अपने मकसद में कामयाब हो। बाकी यूट्यूब जिंदाबाद, आपकी पेंशन में कोई कमी नहीं रहेगी और ORP 3 आने तक तिगुनी से ज़्यादा हो जाएगी। आप मुझ पर भरोसा रखो। जय हिंद, जय भारत।